तो चलिए कल्पना करते हैं, कैरिबियन सागर में एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा है। खिली हुई धूप, नीला पानी, मतलब एकदम परफेक्ट तस्वीर। लेकिन ये जो शांति है ना, ये एक ऐसे भयानक सपने में बदलने वाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अब सोचिए जरा, क्या हो अगर एक सुबह कोई उठे और जहां तक नजर जाए वहां पानी की जगह सिर्फ सूखा, बंजर समुद्री तल हो। कैसा लगेगा? इस परिवार के लिए ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक भयानक सच्चाई बन गया। तो आते हैं सेक्शन 1 पर, अजीब लहरें। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल ठीक। लेकिन पानी के नीचे कुछ गड़बड़ होने के संकेत मिलने लगे थे, कुछ अशुभ संकेत। कहानी शुरू होती है माँ जूलिया से। वो पानी में तैर रही थी और अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। जाहिर है वो घबराकर चिल्ला उठी। उसका पति टॉम उसे बचा लेता है और दोनों सोचते हैं चलो शायद कोई अजीब सी लहर होगी, इसे भूल जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। और फिर कुछ ही देर बाद वेल्स का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी यॉट के पास से गुजरता है। अब टॉम बताता है कि वेल्स जो हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को फॉलो करती हैं और उनका इस तरह से बर्ताव करना साफ दिखा रहा था कि वो कंफ्यूज हैं, भटक गई हैं। ये एक और बुरा संकेत था। उस रात आसमान में एक अजीब ही मंजर था। एक भयानक आतिशबाजी से पूरा आसमान जैसे जल उठा। पहले तो लगा कि शायद उल्कापिंडों की बौछार है, लेकिन टॉम को जल्द ही समझ आ गया कि ये तो जलते हुए उपग्रह हैं जो अपने ऑर्बिट से नीचे गिर रहे हैं। और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी, ये जो भी हो रहा था ये पूरी दुनिया में हो रहा था। और फिर आती है अगली बड़ी चीज। उन्हें पता चलता है कि यॉट का कंपास पागलों की तरह घूम रहा है। मतलब नेविगेशन के सबसे बुनियादी नियम फेल हो रहे थे। ये कोई मामूली लोकल तूफान नहीं था, ये कुछ बहुत बड़ा था, एक ग्रह स्तरीय घटना थी। सेक्शन 2, समुद्र का गायब होना। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहे थे जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो अगली सुबह जब वो उठते हैं, तूफान तो रुक चुका था, लेकिन एक अजीब सी भयानक खामोशी थी। वो लोग बाहर आते हैं और जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं कर पाते। समुद्र गायब हो चुका था। उनकी यॉट पानी में नहीं बल्कि सूखे समुद्री तल पर फंसी हुई थी। रेडियो पर उनका संपर्क होता है नाव नाम के एक पनडुब्बी के कप्तान से, और वही इस पहेली को सुलझाता है। वो पुष्टि करता है कि जो हुआ है वो एक भूचुंबकीय उत्क्रमण है। आसान भाषा में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पलट गए हैं और इसी वजह से सारा समुद्री पानी पीछे हट गया है। और सोचिए, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? 7 लाख साल पहले। ना उन्हें एक चेतावनी भी देता है और एक उम्मीद भी। चेतावनी ये कि समुद्र एक हफ्ते में लौटेगा, लेकिन एक विशाल सुनामी के रूप में। और उम्मीद ये कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी पनडुब्बी तक पहुंचना। वो उन्हें निर्देशांक दे देता है और बस यहां से शुरू होती है समय के खिलाफ एक दौड़। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। एक उत्तरजीवी की क्रूरता। इस नई तबाह हुई दुनिया में खतरा सिर्फ प्रकृति से नहीं था। उन्हें बहुत जल्द एहसास हुआ कि जब सब कुछ दांव पर लगा होना तो सबसे बड़ा राक्षस इंसान खुद बन जाता है। देखिए, जब सभ्यता ढह जाती है तो असली खतरा भूख या प्यास नहीं रहता। असली खतरा वो लोग बन जाते हैं जो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। टॉम को एक आदमी दिखता है, लंगड़ा रहा होता है। टॉम दया दिखाता है, उसे पानी की बोतल देता है। लेकिन वो अजनबी पानी पीते ही टॉम पर बेरहमी से हमला कर देता है और उसे एक हार्पून से मार डालता है। इसके बाद जूलिया अपने बच्चों को जल रही यॉट के अंदर छिपा देती हैं और उनके हाथ में एक फ्लेयर गन थमा देती है। जब वो हमलावर जूलिया को पकड़ लेता है तो उसकी बेटी कैसी उसी फ्लेयर गन से उस पर गोली चला देती है। वो जलते हुए आदमी और यॉट दोनों को पीछे छोड़कर वहां से बच निकलते हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, समुद्री तल के पार यात्रा। अब अकेले और गम में डूबे हुए जूलिया और उसके बच्चों को इस अनजान और खतरनाक दुनिया में अपना सफर शुरू करना था। और ये सफर किसी नर्क से कम नहीं था। उन्हें मीलों तक फैले हुए मरे हुए समुद्री जीवों के मैदान पार करने पड़े। प्लास्टिक कचरे के पहाड़, जहरीले रासायनिक रिसाव, सब कुछ था वहां। ये सफर एक तरह से इंसानियत के छिपे हुए पापों का एक भयानक आईना था। उनके पास जो पानी था वो भी लगभग खत्म हो चुका था। निर्जलीकरण का खतरा हर वक्त सर पर मंडरा रहा था।
पानी की एक एक बूंद कीमती थी और इसकी वजह से परिवार के अंदर भी तनाव और झगड़े बढ़ने लगे थे। और ठीक जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी एक नया जैविक खतरा सामने आता है। विशाल भूखे केकड़ों के झुंड जो अब इस बंजर जमीन के नए शिकारी बन चुके थे। चलिए अब पहुंचते हैं आखिरी हिस्से में, सेक्शन 5, अंतिम पलायन। अब ये दौड़ सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं थी, ये समय, कुदरत और उन राक्षसों के खिलाफ एक आखिरी हताश दौड़ थी। जूलिया किसी तरह फिर से नाव से संपर्क करती है और वो एक बुरी खबर देता है। उसके उपकरणों के मुताबिक समुद्र उम्मीद से कई ज्यादा जल्दी लौट रहा है। अब उनके पास दिन नहीं, सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। दांव अब और भी बड़े हो गए थे। आखिरी कुछ घंटे तो बस दिल दहला देने वाले थे। एक भूस्खलन में जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। बच्चे अकेले पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, पर वहां जाकर देखते हैं कि कप्तान नाव मर चुका है। लेकिन कैसी हार नहीं मानती, वो अपनी मां को छोड़ने से मना कर देती है। वो वापस दौड़ती है और केकड़ों के झुंड से लड़ते हुए वो फिर से मिल जाते हैं और आखिरी सेकंड में जैसे तैसे खुद को पनडुब्बी के अंदर खींच पाते हैं। और जैसे ही वो हैच को सील करते हैं, सुनामी टकराती है। पनडुब्बी को एक खिलौने की तरह इधर उधर पटका जाता है। अंदर वो बस एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं, जबकि बाहर की दुनिया तबाह हो रही थी। जब उन्हें होश आता है, वो हैच खोलते हैं। वो जिंदा हैं, लेकिन लहरों ने उन्हें एक बर्बाद हो चुके शहर में लापटका है। उन्होंने एक दुनिया का अंत तो देख लिया और उससे बच भी गए। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या वो नई दुनिया की शुरुआत में जिंदा रह पाएंगे?